नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आज के बिहार बोर्ड की स्पेशल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो हम लोगों ने अर्थशास्त्र के 2 अध्याय खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो बेसिक नॉलेज था वो भी ले लिया, उसके बाद राज्य और राष्ट्र की आय के बारे में भी जान लिया और अब आज अध्याय 3 बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमारा अध्याय 3 है मुद्रा, बचत एवं साख, मनी, सेविंग एंड क्रेडिट। क्या होता है पूरा डिटेल में जानेंगे, मनी का इतिहास क्या है, कैसे मनी की शुरुआत हुई वो सब कुछ जानेंगे और आज मनी की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी जानेंगे। ये सब कुछ जानेंगे। हमारे बिहार बोर्ड की स्पेशल क्लासेस है जो सिर्फ और सिर्फ आपको एप्लीकेशन पे मिलती है और लेक्चर 1 आज हम इसका करने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा का इतिहास, कि मुद्रा की शुरुआत कैसे हुई, क्या शुरुआत से ही स्टार्टिंग टाइम से ही मुद्रा चल रही है और एक्चुअल में मुद्रा है क्या, मुद्रा का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। मुद्रा है क्या, मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस है वो क्या है, क्योंकि हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। बचत क्या है और साख क्या है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बचत और साख ये दोनों ही मुद्रा से जुड़े हुए हैं। ये दोनों पॉसिबल ही तब हो पाए हैं जब मुद्रा आई है और मुद्रा आने के बाद ये चीजें पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिली। ये हमारे पूरे चैप्टर का फ्लो है कि हम चैप्टर में ये सब कुछ टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, पर ये एक लेक्चर में तो पढ़ नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें घास तो काटनी नहीं है, हमें तो आपके दिमाग में बिल्कुल डालना है, बिल्कुल सटीक आपके दिमाग में बिठाना है। हर खून की एक एक बूंद में आप लोगों के सामाजिक विज्ञान भरनी है, तो उसके लिए हमें हर लेक्चर में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे मुद्रा का इतिहास, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां और मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर की। और इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अल्फ्रेड मार्शल का एक बहुत बेहतरीन कथन है, उस कथन को सुनते हैं मुद्रा के बारे में। वो कहते हैं कि मार्शल ने ठीक ही कहा है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। अगर जो आधुनिक युग है, जो हमारा मॉडर्न टाइम है, इसकी जो प्रगति है, जो इसकी प्रोग्रेस हो रही है, उसका क्रेडिट, इसका श्रेय अगर किसी को देना चाहिए तो मुद्रा को ही देना चाहिए। मुद्रा के कारण ही ये प्रगति हमें नजर आ रही है। और ये कौन नजर आ रहे हैं? ये अल्फ्रेड मार्शल साहब नजर आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इनकी जो मूंछ है ना वो भी एक साइड की तरफ ही नजर आ रही है, दूसरी साइड में इनकी मूंछ नजर नहीं आ रही है, पर कोई बात नहीं। फिर ट्रेस्कोट कहते हैं कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त प्रवाह अवश्य है। ट्रेस्कोट ये कहते हैं कि अगर मुद्रा हमारा हृदय, दिल नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है, अगर हृदय हमारा दिल, मतलब मुद्रा हमारा दिल नहीं है तो पर रक्त प्रवाह जरूर है, जहां पे रक्त बहता है, खून बहता है, वो जरूर है। मतलब आप ये चीज सोचिए कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी बताई जा रही है, मुद्रा की, मनी की कितनी इंपॉर्टेंस बताई जा रही है, वो बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है उसे तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहिए, उसे तो बिल्कुल समझना चाहिए, तो उसे आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन मुद्रा का जान लेते हैं, मुद्रा है क्या और क्यों। जब बात हम मुद्रा की करते हैं, मनी की करते हैं, वैसे तो आज अगर मनी की मैं बात करता हूं तो छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होता है भाई मनी कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सही बताता हूं, 2 साल के बच्चे को भी है ना, अगर आप उसको 10 का नोट, 50 का नोट दोगे वो जल्दी से ले लेगा, और उसे एक कागज का टुकड़ा पकड़ कर आओ वो नहीं लेगा। तो इंपॉर्टेंस तो हम सब जानते हैं और सब इंसान जीवन सब पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं। ठीक है, मुद्रा के पीछे ही भाग रहे हैं। मेरे पास 2000 आ जाए, मेरे पास 20,000 आ जाए, 20 लाख आ जाए, मुद्रा के पीछे ही भाग रहे हैं। पर ये मुद्रा है क्या, ये सच में क्या है, ये हमें जानना है। तो मनी या मुद्रा जिसे हम लोग कह रहे हैं, ये क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ सीधा सा इतना सा मतलब होता है कि जो भी चीज सर्वमान्य क्या कर ली जाए, एक्सेप्ट कर ली जाए या स्वीकार कर ली जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा कहते हैं। जो भी चीज सर्वमान्य एक्सेप्ट कर ली जाए, अगर कोई चीज है उसे आप भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और मैं भी एक्सेप्ट कर लेता हूं। आज जो नोट है, 2000 के नोट है, उसे आप भी ले लेते हैं, मैं भी ले लेता हूं, मना ही नहीं करता हूं। आज जो 20 का नोट है, 50 का नोट है, आप भी ले लेते हैं, मैं भी ले लेता हूं, मना ही नहीं करता हूं, क्योंकि ये सर्वमान्य है, भारत के अंदर सर्वमान्य है। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं, हमारा स्टाफ भी मानता है, हमारे शहर के लोग भी मानते हैं, आपके शहर के लोग भी मानते हैं, चलता है। पर यही मैं आपको बोलूं कि भाई आपको जो 2016 में 500 और 1000 के जो नोट बंद करे गए थे वो ले लो, लोगे क्या? नहीं लोगे, बिल्कुल भी नहीं लोगे, क्योंकि वो बंद कर दिए गए, वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है, वो अब हम मान ही नहीं रहे उनको, तो क्यों ले ले? ना तो आप लोगे ना मैं लूंगा, तो ये सर्वमान्य नहीं है। तो मुद्रा का सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब होता है जो सर्वमान्य स्वीकार हो, जिसको सब मान लिए। जैसे कि हम पहले के जमाने की बात करते हैं, सिक्के चला करते थे जिन पे क्या थी, राजा की मोहर हुआ करती थी, तो राजा की मोहर देखते ही हाँ भाई राजा जी की मोहर लगी हुई, ये ले लो।
उससे पहले का समय एक दौर ऐसा भी हम लोग पढ़ेंगे जिसमें क्या है कि एक वस्तु को आधार बना लिया गया, वस्तु को आधार बना लिया गया। ठीक है, तो पहले के समय में कोई एक वस्तु, जैसे कि वस्तु आप मान लीजिए किसी जानवर का चमड़ा है, उसको आधार बना लिया गया कि भाई चमड़ा देना पड़ेगा और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी वस्तु आप ले सकते हो, तो इसको एक आधार बना लिया। चमड़ा क्या हो गया, सर्वमान्य हो गया कि भाई जो भी लेगा चमड़े में लेगा। तो अब चमड़ा सर्वमान्य हो गया तो चमड़ा भी क्या हो गया, मुद्रा हो गई। या मान लीजिए कोई एक ऐसा पेपर मान लेते हैं हम जिस पेपर को सब एक्सेप्ट करने लग जाए कि हाँ भाई ये पेपर, आज नोट भी क्या है, पेपर ही तो है, उसको भी मान ही रहे। तो ऐसा कोई भी चीज जो सर्वमान्य हो, जिसे मान लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, वही क्या है, मुद्रा कहलाती है। वही मुद्रा कहलाती है, वही मनी कहलाती है। और ये मुद्रा अलग अलग समय में अलग अलग चीजें थी। और आज के समय में जब हम मुद्रा की बात करते हैं तो आज के समय में मुद्रा में दो चीजें आती हैं। एक तो कागज के नोट आते हैं हमारे पास, और एक सिक्के जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दोनों आज के समय में मुद्रा की फॉर्म है। ये दोनों आज के समय में क्या है, मुद्रा है। हर देश की मुद्रा, हर देश की जो करेंसी होती है वो अलग अलग हो सकती है, और है भी। हमारे देश की रुपया है, बांग्लादेश की टका है, अमेरिका की डॉलर है, ये सब है। पर वो सर्वमान्य है कि हम उसे मान सकते हैं, उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिर्फ हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी, सर्वमान्य जो स्वीकार होगी वही क्या कहलाएगी, मुद्रा कहलाएगी। पर ये मुद्रा आज से शुरू नहीं हुई, कुछ समय पहले शुरू हुई। और जब से शुरू हुई इसका मतलब ये नहीं उसी दिन से ही दुनिया की शुरुआत हुई है। बहुत पहले से समय चल रहा है, दुनिया चल रही है, और परंतु मुद्रा बहुत लेट आई है। तो इस मुद्रा से पहले क्या था, मुद्रा से पहले ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो देश में काम कर रही थी, दुनिया में काम कर रही थी, ऐसी अनेक व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग जानेंगे और इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मुद्रा का इतिहास। विनिमय के स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय के दो रूप हैं। अब देखिए मुद्रा का इतिहास, मुद्रा का इतिहास बहुत लंबा है। इसमें हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे, एक वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में, एक मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में। ओके, तो विनिमय, विनिमय का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो होता है एक्सचेंज। विनिमय का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज, बदल लेना, एक्सचेंज कर लेना, आदान प्रदान कर देना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। और हमें कोई भी, जैसे मुद्रा है, आज मुद्रा चाहिए क्यों, एक्सचेंज के लिए तो चाहिए। भाई आप हमें पैसा दे रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, एक आदान प्रदान हुआ ना। सर्विस लेने के लिए आपने पैसा दे दिया, मैं ड्रेस लेने गया, मैंने पैसा दिया, ड्रेस ले ली। मैं अदला बदली करने के लिए ही तो उस हमें चाहिए। तो मुद्रा का काम ही है कि सामान को एक्सचेंज करवा दे, मध्यस्थता करने के लिए। मध्यस्थता के लिए क्या है, मुद्रा बनी है। तो विनिमय का मतलब एक्सचेंज होता है। और एक शब्द आप लोग और भी पढ़ेंगे आगे जाकर के, विनियम। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो एनसीईआरटी के हिसाब से अध्याय 2 है, उसमें मैंने पढ़ाया था विनियम। विनियम का मतलब होता है रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम एंड विनियम। तो रूल्स और रेगुलेशंस। तो अब यहाँ पे विनियम है और यहाँ पे विनिमय है। यहाँ पर मैं पहले है, यह बाद में है, और यहाँ पे यह पहले है, मैं बाद में है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, विनियम देखते ही सोचते हैं विनिमय के बारे में बात कर रहा है, सोचते हैं विनिमय के बारे में बात करना। नहीं, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो विनिमय के स्वरूप कितने हैं, दो स्वरूप होंगे, एक्सचेंज के दो स्वरूप हैं। पहला है वस्तु विनिमय प्रणाली जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, और दूसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली या मॉनेटरी सिस्टम जिसे हम कहते हैं। हम मुद्रा का इतिहास पढ़ रहे हैं और यह क्या है, हमारे भारत की मुद्रा है, 200 के नोट मैंने आपको तस्वीर में दिखाया। अब बात करते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम की। वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता हो। अब हम बहुत पहले के समय की बात कर रहे हैं, बहुत पहले के समय। अब भी मैंने बोला मुद्रा जो है, जो मनी है, वो किस लिए है, मध्यस्थता के लिए, मध्यस्थता कर सके। मध्यस्थता का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो लोगों की लड़ाई हो गई और मैं बीच में आया, मैंने दोनों को समझाया, बात खत्म। मैंने क्या करा है, मध्यस्थता का काम करा है। आपके बीच में, मध्य में मैं आया, बीच में आया, मैंने आप दोनों का झगड़ा सुलझा दिया। तो अगर मुझे कोई चीज चाहिए और उसको कुछ चीज देनी है, तो हम दोनों के बीच में क्या एक मध्यस्थता का काम कर रही है मुद्रा। मैं उसे वो मुद्रा दे दूंगा, वो मुझे वो चीज दे देगा, काम हो गया। आपने बहुत सी बार देखा होगा जब कोई इंसान किसी को उधार देता है ना, तो एक को गवाही दिलाता है कि भाई देख, ये देख, मैं तेरे सामने दे रहा हूं, पैसे दिला दिए हुए, तो वो गवाही है। या मान लीजिए आपको पैसा चाहिए, तो मैं आपके पास, आप मुझे जानते हो, बोले यार मनीष सर 10-20 हज़ार रुपये चाहिए, ठीक है भाई मेरे पास नहीं, मैं तुझे दिला दूंगा। मैं किसी तीसरे पर्सन के पास ले गया, अब आप उसको नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, पर आप दोनों मुझे जानते हो। तो मैंने क्या करा, मध्यस्थता का काम करा। तो मुद्रा क्या है, जो मुद्रा काम करती है वो किसका काम करती है, मध्यस्थता का काम करती है। पर मुद्रा काफी लेट आई है, बहुत लेट आई है मुद्रा। तो उससे पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। नाम देखिए, वस्तु मतलब गुड्स, ठीक है, सामान, विनिमय मतलब एक्सचेंज, और प्रणाली मतलब सिस्टम। गुड्स को एक्सचेंज करना, सामानों को अदला बदली करने वाली व्यवस्था, उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब होता क्या था यहाँ पे ऐसा होता था, जैसे मान लीजिए मेरे पास कपड़ा है, मैं कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति हूं, मैं कपड़ा बेचने वाला व्यक्ति। अब मुझे कपड़ा बेचना है और मुझे मेरे घर के लिए क्या चाहिए, मुझे मेरे घर के लिए चावल चाहिए। क्या चाहिए, मेरे घर के लिए चावल चाहिए।
मैं सबसे पहले क्या हुआ, मैं एक किसी व्यक्ति के पास गया और मैंने उसको बोला भाई मुझे चावल चाहिए, दे दो। उसने बोला, किसान ही था वो भी, बोला यार भैया चावल तो है पर आप मुझे क्या दोगे चावल के बदले। तो मैंने बोला यार भाई मैं तो कपड़े का व्यापारी हूँ, कपड़े ले ले। बोले नहीं यार मालिक कपड़े तो नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए तुझे? बोले मुझे तो जूते चाहिए। बोले अच्छा जूते चाहिए। तो अब जब ये इसके पास गया तो इसने क्या है, कपड़ा देना चाहता था और चावल लेना चाहता था, पर उसने कपड़े लिए नहीं, उसको क्या चाहिए थे, जूते चाहिए थे। तो ये आदान प्रदान हो नहीं सकता। फिर किसी एक पर्सन के पास गया, उसको बोला भाई चावल दे दे। बोला हाँ। बोला आपको क्या चाहिए? बोले मुझे कपड़े चाहिए। बोले बहुत बढ़िया। तो अब वो उसको कपड़े देगा और ये इसको चावल दे देगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कोई बीच में मध्यस्थता में कोई भी चीज नहीं आ रही है। इसने उसको कपड़ा दिया और उसने इसको चावल दिया, इधर चावल आया और उधर कपड़ा गया। तो ये दोनों ने क्या है, वस्तु के बदले में वस्तु दे दी। चावल के बदले कपड़ा है और कपड़े के बदले चावल। तो वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ, वस्तुओं की अदला बदली हुई है। पर यह व्यवस्था देखिए पहले के समय में चल सकती थी। कैसे चल सकती थी? पहले एक तो क्या हुआ करता था, जो जनसंख्या थी ना हमारी, वो जनसंख्या बहुत कम थी। हमारी या पूरे दुनिया की आप मान लीजिए, जनसंख्या बहुत कम थी, तो लोग बहुत कम थे। तो उनमें इतना चलता था कि हाँ भाई मैं ये चीज करूंगा तो आप मुझे इतना ये दे दिया करो, मैं आपको ये दे दिया करूँ, सिस्टम चलता था। दूसरी बात, लोगों की इच्छाएं थी ना वो बहुत कम थी। अब आज के समय में तो हमारे बहुत सी इच्छाएं, हम मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, घर में एसी भी होना चाहिए, बच्चे बेहतरीन स्कूलों में भी पढ़ने चाहिए, बहुत सी डिमांड है हमारी, बहुत सी इच्छाएं। तो वो कैसे फुलफिल होगी? वो ऐसे हो तो नहीं सकती। तो पहले के लोगों की क्या ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, तो वो क्या करते थे, जितना सामान होता था उसमें आदान प्रदान कर करके अपना गुजार बसर कर लेते थे, कोई समस्या नहीं आती थी। पहले के समय में वस्तु विनिमय प्रणाली एक अच्छी व्यवस्था नजर आती है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। और एक बात कही जाती है कि जरूरत ही क्या होता है, आविष्कार की जननी होती है। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम अलग अलग चीजों का आविष्कार करते जाएंगे। 2020 के मार्च से पहले हमने जीवन में नहीं सोचा था कि हमें एक एक साल तक घरों में बंद रहना पड़ेगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें दो सुइयां टुकवानी पड़ेगी, मतलब वैक्सीन लगवानी पड़ेगी, वैक्सीन का निर्माण करना पड़ेगा, दवाइयों का निर्माण करना पड़ेगा, मास्क वास्क का इतना बड़े लेवल पर निर्माण करना पड़ेगा। पर जैसे ही जरूरत पड़ी हमने इन चीजों का आविष्कार कराया है, हमने ये चीजें बनाई है और उनका इस्तेमाल भी करा है। तो जरूरत क्या है, आविष्कारों की जननी है। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम आविष्कार करते जाएंगे। तो अब जब समय इस रूप का आया कि यार जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की इच्छाएं बढ़ती जा रही है और ये व्यवस्था फेल हो रही है, ये सिस्टम फेल हो रहा है, तो हमें एक नए सिस्टम की, एक नई व्यवस्था की, नए प्रणाली की जरूरत है। तो वो प्रणाली आनी चाहिए। तो फिर उसके बाद क्या है, मुद्रा का उदय होता है, मुद्रा हमारे बीच में आती है। उदाहरण के तौर पे गेहूं से चावल बदलना, भाई इसको गेहूं दे दिया और इसने चावल दे दिया। सब्जी से तेल बदलना, भाई इसने क्या करा, सब्जी दे दी तेल वाले को, तेल वाले ने उसको तेल दे दिया। दूध से दही, इसने दही दे दिया, वो दूध। पर यहाँ पे तो कॉमन सेंस वाली सी बात है ना, जिसके पास दूध होगा वो खुद ही दही जमा लेगा ना ठीक है, पर दही वाले को दूध लेना पड़ सकता है। तो दूध से दही बदलना आदि, ये सारे काम वस्तु विनिमय प्रणाली के हैं। अब वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या है, बहुत सी कठिनाइयां, कुछ डिफिकल्टीज उसमें आती है। वो डिफिकल्टीज क्या क्या आती हैं वो अपन लोग जानते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, पहला आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव। देखिए ये जो पॉइंट है वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन बनाता है। 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। ये अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां लिखी हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या है, जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को एक बार ऐसे प्रकार से लिखिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, फिर एक बार ऐसा, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, मूल्य संचय का अभाव, सह विभाजन का अभाव, भविष्य के भुगतान की कठिनाई, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। ये समस्या या तो आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा, नहीं तो मैंने आपको सबसे बेस्ट बता रखा है कि फ्लो चार्ट बनाने की आप आदत डाल लीजिए। आप फ्लो चार्ट बनाएंगे तो और भी बेहतरीन लगेगा, बहुत अच्छा लगता है वो फ्लो चार्ट बना हुआ। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, अगर वो टीचर को पहले ही हाईलाइट ये 6 पॉइंट दिख जाएंगे ना, तो टीचर आपको यहाँ पे 2 से 2.5 नंबर तो वो वैसे ही दे देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा यार ये 6 पॉइंट बच्चे ने सही लिखे हैं। मतलब सही लिखे इसका मतलब है कि ये पढ़ करके आया है भाई, 100% पढ़ करके आया। नहीं पढ़ करके आता तो उसको ये 6 पॉइंट भी नहीं पता होते, पता है मतलब पढ़ करके आया है। फिर वो आगे जब जाएगा आपकी कॉपी में तो 1-2 पॉइंट पढ़ करके आपको पूरे मार्क्स दे देगा। तो स्मार्ट वर्क भी हमें करने की जरूरत है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां और कठिनाइयां हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाई वस्तु विनिमय प्रणाली, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, थम्स डाउन करते हैं। अब एक एक के बारे में पढ़ते हैं। आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव, लेक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं। दोहरे संयोग का मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंस या संयोग की क्या बात है। देखिए संयोग का मतलब यह है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बिहार में रहते हैं, किसी दिन मैं बिहार आया और जहां मैं घूम रहा हूं
जिस जगह मैं घूमने आया था मैं वहां घूम रहा हूँ, सडनली वैसे आप मुझे वहां मिल गए। अब मैंने तो आपकी कभी शक्ल देखी नहीं, अब आप आए, नमस्ते गुरुजी नमस्ते, मैं बोलूँ अरे कौन से गुरुजी मेरा बिहार से कब संबंध हो गया, कौन से गुरुजी? फिर आप बताओ सर सर लंदन शहर पे मैं आपसे पढ़ा हुआ हूँ, पढ़ी हुई हूँ, ठीक है। अब क्या है, वहां पे कोई फिक्स तो नहीं था ना हमारा मिलना कि भाई मैं मिलूंगा वहां पे, नहीं, ऐसा कुछ संयोग हो गया ना, कोइंसिडेंस हो गया। भाई मैं भी वहां गया हुआ था, आप भी मिल गए, तो संयोग की बात है, कोइंसिडेंस की बात है, एक ये भी कहते किस्मत वाली बात है, ठीक है, एक किस्मत वाली बात है। तो वो क्या होता है, संयोग होता है। ये तो आम भाषा के आम जीवन में क्या है, संयोग की बात है। पर जब हम यहां पर बात करें आवश्यकता के दोहरे संयोग, डबल कोइंसिडेंस, संयोग भी नहीं दोहरा संयोग होना चाहिए। अभी दोहरे संयोग की बात क्या है? दोहरा संयोग ऐसा है, जैसे कि मैंने अभी भी आपको एक बात कही थी कि जैसे मान लीजिए मैं कपड़ा बेचना चाहता हूं और सामने वाले के पास चावल है, मुझे कपड़ा बेचना है और मुझे खरीदना चावल है। यह बात ध्यान रखिएगा कि मैं दे क्या सकता हूं, कपड़ा दे सकता हूं और मुझे लेना क्या है, चावल। 100% ही चावल ही लेना है और देना मुझे कपड़ा है, ठीक है। अब बट क्या हुआ कि मैं पहले एक किसान के पास गया, मैंने बोला भैया चावल दे दो, बोला भैया चावल तो दे दूंगा, आप मुझे क्या दोगे? मैं भैया कपड़ा दूंगा। बोले नहीं कपड़ा नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले जूते चाहिए। बोले ठीक है, नहीं है मेरे पास जूते। फिर दूसरे किसान के पास गया, मैं भैया चावल दे दो। बोले भैया चावल तो ले जाओ, बिल्कुल चावल ही चावल है अपने पास नहीं होंगे तो किसके पास होंगे? तो बोले आप क्या दोगे? बोले भैया मैं कपड़ा दूंगा। तो बोले नहीं, बोले यार कपड़ा तो मुझे नहीं चाहिए। तो बोले आपको क्या चाहिए? मुझे तो है ना सोना चाहिए, गोल्ड चाहिए। तो बोले नहीं यार भैया गोल्ड भी नहीं। तो मतलब क्या है, ये इंसान जो देना चाहता है सामने वाला वो ले, एक पहला संयोग, और दूसरा जो ये लेना चाहता है वो सामने वाला दोहरा संयोग। दो लोगों का संयोग होना बहुत जरूरी है, ये जो देना चाहता है वो लेना चाहे और ये जो देना चाहता है वो लेना चाहे। फिर मान लीजिए कोई तीसरा इंसान मुझे ऐसा मिल ही गया जिसको मैंने बोला भाई मैं कपड़े दूंगा, तुझे चावल दे दे। बोले हाँ हाँ सर मुझे भी कपड़ों की ही जरूरत है, कपड़े दे जाओ। तो दोहरे संयोग का बहुत अभाव होता है और बहुत मुश्किल से ही ऐसे लोग मिल जाते थे कि हाँ भाई चलो भाई तू ये ले ले और मुझे ये दे दे। पर मैं कह रहा हूँ कि पहले के समय में ये व्यवस्था चल सकती थी क्योंकि बहुत कम लोग थे, और जैसे मान लीजिए एक समुदाय बना करके वो लोग रह रहे हैं तो वो पहले से डिसीजन रखते थे कि हाँ भाई देखो मैं ये काम करूँगा तो आप सब में गेहूँ मैं बांट दिया करूँगा, ये कपड़े हैं तो कपड़े ये दे दिया करेगा, जूते। तो पहले के समय में चल जाता था पर आज के समय में नहीं। फिर भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसी इंसान को इतना ढूंढना पड़ रहा है। आवश्यकता के दोहरे संयोग का मतलब है कि एक की जरूरत दूसरे से मेल खा जाए, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्या है? चावल, और इसकी जरूरत क्या होनी चाहिए चावल देने वाले की? कपड़ा। इन दोनों की जरूरतें एक दूसरे से क्या हो जाए? मेल खा जाए कि हाँ भाई मेरी जो जरूरत है वो आप पूरी कर सकते हो और आपकी जो जरूरत है वो मैं पूरी कर सकता हूं। लेकिन ऐसा कभी संयोग ही होता था कि किसी की जरूरत किसी से मेल खा जाए, तो ये तभी कभी कभार ही पॉसिबल हो पाता था कि जब दोनों की जरूरतें एक दूसरे से क्या हो जाए? मेल खा जाए। ऐसी स्थिति में विनिमय कठिनाइयां होती हैं, इसलिए कभी कभार क्या होता है एक्सचेंज में, आदान प्रदान करने में, अदला बदली करने में हम लोगों को क्या है काफी कठिनाइयां होती है। जैसे कि आपकी बुक में भी एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दिया हुआ है कि जो कैमरून है वो अफ्रीका में नदी पार करना चाहता था। तो नदी पार करने के लिए जब वो गया तो जो नावक है नाव चलाने वाला, उसने बोला भाई मैं तो हाथी के दांत लाओगे ना तब जाकर के आपको वो पार कराऊंगा। तो उसने बोला भाई मेरे पास हाथी का दांत तो है नहीं। तो फिर वो किसी पर्सन के पास गया, बोले भाई हाथी के दांत दे दो। तो बोले भाई हाथी के दांत तो नहीं पर कपड़ा चाहिए मुझे। बोले भाई मेरे पास तो कपड़े तो है नहीं, कैसे दे दूँ? फिर वो और किसी के पास गया तो बोला, फिर उसने क्या है उसके पास तार था, कैमरून के पास वायर था, तो उसने वायर दे करके उससे हाथी का दांत लिया और हाथी का दांत लेकर करके उसके पास, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल जो भी थी मुख्य बात ये थी कि उनको कितनी समस्या है, हाथी का दांत, कपड़ा बदलना, इतना बहुत बदला। फिर वो हाथी का दांत लगा के उसको नाव वाले को दिया और नाव वाले ने उसको क्या है नाव पार कराई। तो समस्या ऐसे में बहुत ज्यादा आ जाती है। दूसरी समस्या है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। इसका मतलब क्या है? लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आज क्या होता है, जैसे आज मैं बोलूं कि मुझे एक पेन चाहिए तो आप कहेंगे सर 5 रुपए का भी है, 10 रुपए का भी है, 20 रुपए का भी। एक पेन की जो वैल्यू है ना, मापक है, वो मुझे पता है कि भाई इसकी इतनी वैल्यू है, मुझे इतना देना होगा। मैं एक शर्ट लेने गया, मैंने बोल दिया, उसने बोल दिया भाई 500 रुपए की शर्ट है, ठीक है कोई नहीं, वैल्यू फिक्स्ड है, वैल्यू फिक्स है। पर उस समय में क्या होता था, अब जैसे मान लो कि अब वो मैं चावल लेने गया था उससे और कपड़ा देने गया था। अब इस चावल के मान लीजिए कि मुझे 1 किलो चावल के कितने कपड़े दूं मैं? हाँ, कितने कपड़े जोड़ी दूं? 1 शर्ट 1 पैंट दे दूं या 2 शर्ट 2 पैंट दूं? तो कुछ मेजरमेंट तो है ही नहीं ना। और मान लो ये 10 किलो चावल देने लग जाए, ये 10 किलो चावल दे, तुम मुझे कितने कपड़े की ड्रेस देनी चाहिए उसको?
ये तो हम मेजरमेंट कर ही नहीं सकते ना। पर आज के समय में, चलो आज के समय में मैं ये मान लेता हूं कि भाई हम इस हिसाब से करें कि भाई जैसे कोई सामने वाला है 10 किलो चावल देगा मुझे, तो 10 किलो चावल आज जैसे रेट लगा लो 80 के हिसाब से भी आप लगाओगे तो 800 रुपये हो गए, ठीक। अब 800 रुपये, तो अब मैं उसको इतना कोई सामान दे सकता हूँ जो 800 रुपये जितना हो। जैसे कि अगर आप लोग कभी देखेंगे ना, तो जो महिलाओं के बाल होते हैं ना महिलाओं को इसी ऐसे कीमती नहीं कहा जाता। महिलाओं के जो बाल होते हैं ना, वो भी 3-3 हज़ार रुपये किलो में बिकते हैं। तो उन जो बेचने के, जो खरीदने के लिए जो लोग आते हैं ना, वो कभी उसके बदले में जीरा दे करके जाते हैं, कभी उसके बदले में आपको बर्तन दे जाएंगे, जो नए यूटेंसिल्स आते हैं वैसे दे जाएंगे। तो वो क्या है, जैसे मान लीजिए आपके आधा किलो बाल हो गए महिलाओं के, तो 1,500 रुपये हो गए। अब 1,500 के हिसाब से वो, जैसे मान लीजिए कि भाई उसने एक बर्तन है और कोई बड़ा बर्तन है, उसकी कीमत उसने 800 रख रखी है, तो वो ऐसे 2 बर्तन दे जाएगा। तो 1500 में आपने क्या है, उसको बाल दे दिया और उसने 2 बर्तन दे दिए। पर यहाँ पर भी मध्यस्थता क्या कर रही है, मुद्रा कर रही है। पर उस समय तो ऐसी कुछ मुद्रा है ही नहीं, तो अब आप कपड़ा उसको कितना दो, भाई उसने 1 किलो चावल दिए तो कितने कपड़े की जोड़ी दूं, और 10 किलो चावल दिए तो कितने कपड़े की जोड़ी दूं। तो यहां पर क्या होता है कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की क्या होती है, कमी होती है, उसका अभाव होता है। कोई ऐसा सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार के वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य को ठीक प्रकार से मापा जा सके। तो कोई सर्वमान्य, जिसको सब मान ले, सर्व मतलब सब, सभी, और मान्य जिसको सब मान ले, ऐसा कोई मापक या मेजर पॉइंट या मेजरमेंट नहीं था जिसको सब मान ले और उसके हिसाब से क्या हो, आदान प्रदान हो जाए। तो उसमें क्या है, बहुत समस्या होती थी। फिर तीसरा है मूल्य संचय का अभाव, लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब जैसे कि मैं एक सब्जी विक्रेता हूं, मैं सब्जी बेचने वाला इंसान हूं, ठीक है। तो अब सब्जी क्या है, सब्जी तो एक ऐसी चीज है जो अगर आज नहीं बेची तो कल तक तो खराब हो जाएगी, अगर हद मार करके परसों तक खराब हो जाएगी, इससे ज्यादा लंबे समय तक तो चलेगी नहीं। कुछ आलू ऐसी सब्जियों को छोड़ दो तो बात एक अलग है, बाकी सब्जियां खराब हो जाएंगी। तो अब वो सब्जी क्या है, मुझे आज ही बेच करके जानी पड़ेगी। वो सब्जी मुझे क्या है, आज ही बेच करके जानी पड़ेगी। तो होगा क्या कि अब मैं सब्जी बेचने वाला हूं और मुझे आज पता चला कि मैं सब्जी बेचने वाला हूं, मुझे सब्जी तो देनी है, पर मुझे आज जो जरूरत है ना, वो किसकी है, गेहूं की जरूरत है। आज मुझे घर पे आटा लेकर के जाना है। तो अब इसने क्या करा, सब्जी जब बेचने जाएगा पर इसको कोई आटा देने वाला नहीं है, पर इसको कोई आटा, बोले किसान के पास गए, बोले नहीं यार गेहूं तो नहीं है यार, आज खत्म हो गया। तो समस्या हो जाएगी। अब ये सब्जी अगर बिकी नहीं, एक तो इसकी सब्जी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, दूसरी बात इसको आटा मिला भी नहीं। तो यहाँ पे संचय करने की प्रॉब्लम आती है। अब आप बोलोगे सर सब्जी तो आज के समय में भी खराब होगी, बिल्कुल होगी, पर यहाँ पे क्या है, ये सब्जी इसकी आज प्राथमिकता थी कि उसको बेचे जो उसको आटा दे दे, जो आटा दे दे, पर आटा मिल नहीं रहा है इसको। तो पर अब आज के समय में क्या करेगा, ये सब्जी को बेचे आएगा और उसके मतलब में क्या बोलेगा, पैसे दे भाई, ला 50 रुपए किलो आलू लिए तूने, 30 रुपए किलो प्याज लिए, तू दे दे, पैसा दे दे। पैसा लिया, दुकान पे गया, लो भैया ये पैसे लाओ, सीधा आटे की चक्की पर जाएगा और एक नहीं 100 दुकानें आज तो किसी के भी चला जाएगा, उनसे पैसे दिए और ले लिए। क्योंकि अब भी जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि एक, अगर मैं किसी से आटा मांग रहा हूं तो उसको भी जरूरत वो चीज की होनी चाहिए जो मैं देने वाला हूं, और जिस चीज की मुझे जरूरत है वो उसके पास हो। दिक्कत ये है, पर आज के समय में तो दिक्कत है ही नहीं ना, मुझे तो आज तो पैसा दे दो, मैं जो काम कर रहा हूं मुझे इसके बदले में पैसा दो, और फिर जो भी मैं लूंगा वो मैं ले लूंगा। ये बात मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताई है कि एक इंसान की इनकम दूसरे के लिए क्या है, खर्चा है, और जो दूसरे के लिए खर्चा है वो तीसरे के लिए इनकम है। आप पढ़ रहे हैं, आपने हमें पैसा दिया, आपके लिए खर्चा हुआ, हमारे लिए इनकम हो गई। तो इस प्रकार से क्या है, मूल्य संचय का अभाव होता है। और अब आज क्या है, अब आज तो क्या हुआ, मैंने अपना सारा काम कर लिया, अब मुझे जैसा लगता है मुझे किसी सामान खरीदने की जरूरत नहीं, तो मैंने क्या कर लिया, मूल्य को स्टोर कर लिया ना, पैसे को रख लिया। मैं घर में पैसा रख सकता हूँ, जिसे हम बचत कहते हैं। हम बचत कर रहे हैं ना, मैंने बैंक में पैसा डाल दिया, मैंने बचत कर ली, आज तो पॉसिबल है। पर अब ऐसा थोड़ी है कि भाई उस दिन मैं सब्जी बचा लूं और ये सब्जी 3 दिन बाद बेच करके मैं जब भी आटा मिलेगा मैं आटा ले आऊंगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के संचय की असुविधा है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी लोग वस्तु उत्पादित कर रहे हैं उसकी संचय की असुविधा है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब वस्तु विनिमय प्रणाली में हम जिन सामानों को उत्पादित करते हैं उन वस्तुओं को संचय करने में, स्टोर करने में हमें क्या होती है, असुविधा होती है। व्यवहार में व्यक्ति कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करता है जो शीघ्र नष्ट हो जाती है, जो कि बहुत जल्दी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया सब्जी का, ऐसी शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे मछली, फल, सब्जी इत्यादि का लंबी अवधि तक संचय करना कठिन था, ठीक है। पर अब आज के समय में क्या है, आप इनको बेचो, पैसा लो और पैसे से अपनी जो वस्तुएं हैं, आवश्यकता है, वो खरीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक अंकल ने बहुत पैसा अपने बैंक में सेव कर रखा था और फिर जिस दिन जरूरत पड़ी एटीएम में गए, एटीएम से पैसा निकाला और अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया, ठीक है।
सह विभाजन का अभाव, लेक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब क्या होता है कि हम बहुत सी बार क्या है डिवीजन नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि मुझे अगर चावल खरीदने हैं, और मुझे कपड़ा देना है, तो पहला सवाल तो यही उठता है कि मैं 1 किलो चावल के लिए कितने कपड़े दूं। 1 किलो चावल के लिए मैं कितने कपड़े दूं? 10 किलो। तो एक परेशानी तो हमारे पास ये आती है कि कोई सर्वमान्य मापक नहीं है जिससे हम लोग माप सके। और दूसरी बात ये भी आ रही है कि हम विभाजन नहीं कर पा रहे कि कितना किसके बदले कितना। और कभी कभार क्या होता है, कोई ऐसी वस्तुएं हमारे सामने आ जाती हैं जिसका अगर विभाजन कर देंगे तो सारी की सारी जो उपयोगिता है वही खत्म हो जाएगी। आप जैसे पहले के ज़माने में आप देखिए, राजा महाराजाओं को ये घोड़ों की रेस करवाना बहुत पसंद होता था। अब एक बात बताओ कि जैसे राजा महाराजाओं को घोड़ों की रेस बहुत पसंद होती थी, तो अब एक घोड़ा किसी को चाहिए। राजा महाराजा पे किस्मत आजमाते थे और जो उनको भी शौक था वो ये किस्मत आजमाते थे। अब ये जैसे घोड़ा है, अब इस घोड़े की मान लीजिए एक किसी ने कीमत तय कर दी कि भाई मुझे क्या कर दी जाए, 50 किलो गेहूं मुझे दे जाए। अगर जो मुझे 50 किलो गेहूं दे जाएगा वो एक घोड़ा ले जाए। उसने अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड तय कर दिया, 50 किलो गेहूं दे के जाओ, घोड़ा लेकर के जाओ। अब जैसे कि पहुंच गया भैया, मैं पहुंच गया, मैंने बोला हाँ भैया मुझे ये घोड़ा दो। बोले 50 किलो गेहूं चाहिए। मैंने बोला 50 किलो तो नहीं है भैया, 25 किलो ले लो, 25 किलो गेहूं ले लो। तो अब 25 किलो गेहूं में क्या इस घोड़े को आधा आधा करोगे क्या? हाँ। अगर आधा आधा कर दोगे तो घोड़ा तो मेरे भी काम का नहीं और आधा जिसको दोगे उसके काम का भी नहीं है, बिल्कुल भी काम का नहीं है ना। तो इसकी उपयोगिता ही क्या हो गई, खत्म हो गई ना। तो विभाजन का है ना, सह विभाजन का अभाव होता है। हम विभाजित नहीं कर पाते, हम डिविजिबिलिटी नहीं कर पाते, हम डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बहुत से उदाहरण आ जाते हैं जब उन चीजों को क्या है डिवाइड नहीं कर पाते। पर अब आज के समय में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन है मनी के आधार में, मुद्रा के रूप में। तो मुद्रा के रूप में क्या है, कोई भी चीज देते हैं, जितनी हमें खरीदनी होती है हम उतनी खरीदते हैं और बाकी हम छोड़ करके आ जाते हैं। ठीक है, जितनी मुद्रा, जैसे या हम आगे एक और चीज भी इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि अब मान लीजिए इसने यहाँ पे कीमत तैयार करी, 50,000 तय करी है घोड़े की, तो मैंने बोल दूंगा 25,000 तो आज ले लो और 10 दिन बाद 25,000 ले लेना और आपका घोड़ा मेरा, 25,000 ले लेना। तो यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, यदि उनका विभाजन कर दिया जाए तो उनकी उपयोगिता नष्ट हो जाएगी, पूरी तरीके से ही वो क्या है खराब हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको घोड़े का उदाहरण दिया। अगला है भविष्य के भुगतान की कठिनाई है, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ठीक है, हम भविष्य में पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपकी किताब में भी उदाहरण दिया, वो उदाहरण नहीं दूंगा। मैं किसी एक इंसान से 2 साल के लिए उसकी गाय उधार ले गया और मैंने उसको ये बोला कि 2 साल बाद मैं तेरी गाय को लौटा दूंगा, 2 साल के बाद मैं तेरी गाय को लौटा दूंगा। पर 2 साल तक जो मैंने उस गाय का दूध पिया, उस गाय के दूध से छाछ, घी, जिन भी चीजों का मैंने आनंद उठाया, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो मैंने तो भविष्य में ले जाकर वो गाय की गाय थमा दी, पर उसका इस्तेमाल भी तो करा है, वो कौन करेगा? पर अब आज के समय में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे क्या है कोई सामान लिया, जैसे मान लीजिए मैंने एक बाइक खरीदी, बाइक की कीमत है 1 लाख रुपए, बाइक की कीमत है 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए मैंने बोला भाई 50,000 तो आज ले ले, 50,000 तो क्या कर, तो आज ले ले, और 50,000 में तुझे है ना 6 महीने के बाद दे दूंगा, 50,000 में तुझे 6 महीने के बाद दे दूंगा। अब 50,000 6 महीने के बाद दोगे तो आप बोलोगे बिल्कुल 50,000 6 महीने के बाद दे देना, पर 5,000 इसके ऊपर ब्याज और दे दोस्त, तो 5,000 में इसके ऊपर ब्याज दे दूंगा, तो 55,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। तो अब जो 50,000 आपने मेरे पास छोड़े हैं उसमें 5,000 आपने एक्स्ट्रा कमाई भी कर ली। पर ये उस समय थोड़ी हो पा रहा था, उस समय ये प्रॉब्लम थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने तथा देने में कठिनाइयां होती थी, उधार लेना और देना थोड़ा सा कठिन होता था। मान लिया जाए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 2 वर्षों के लिए एक गाय उधार देता था और इस अवधि के बीतने पर वह गाय को लौटा देता है। ठीक है, जो उदाहरण मैंने आपको दिया, 2 वर्षों के लिए अगर मैं गाय लेकर के जाता हूं और वो गाय से फिर जो भी इस्तेमाल करूंगा, उसका दूध का, घी का, छाछ का, वो सब मैं इस्तेमाल करूंगा, पर उसको कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर उधार लेने वाले को फायदा है, देने वाले को कुछ भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एक फोटो दिखाई है, ये फोटो मैंने बचत के हिसाब से दिखाई है कि भाई आप जैसे यहाँ पे आप 5,000 आपने एक्स्ट्रा बचत कर लिया, आपने प्रॉफिट कमा लिया, तो उस रूप में। लेकिन इन 2 वर्षों के अंदर उधार लेने वाले व्यक्ति गाय का दूध पिया और उसके गोबर को जलावन में उपयोग किया, मतलब उसके गोबर को जलाने में उसमें इस्तेमाल करा है, वो फायदा किसको मिला है? जिसने उधार लिया है। इस तरह इस प्रणाली में उधार देने वाले को तो घाटा होता है। किसको घाटा है? उधार देने वाले को, जबकि उधार लेने वाले को फायदा होता है। उधार लेने वाले को फायदा है और देने वाले को घाटा है। लास्ट इसकी जो समस्या है, मूल्य हस्तांतरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू।
कठिनाई उस समय और अधिक और बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने चाहता था। अब क्या होता है, जैसे कि आज मैं हूं, आज अगर मुझे मेरा घर खाली करना है, मैं चाहता हूं कि मैं इस जगह से छोड़ करके मैं दिल्ली चला जाऊं। अब मुझे मेरा घर बेचना है, तो मैं घर बेचने के लिए क्या करूंगा, मैं बोल दूंगा भाई मुझे मेरा घर बेचना है, इसकी कीमत 20 लाख रुपए है। 20 लाख गिरा उरा करके 18-17 जो भी मेरे हाथ में आएगा, मैं कीमत पैसों में ले आऊं, 18 लाख रुपए ले आओ, दे दो, मैं मेरा पैसे लिए मैं चला जाऊँ। 10 दिन में, 20 दिन में, हद मार करके 1 महीने में मकान बिक जाएगा। पर अब क्या होगा, अगर हम उस व्यवस्था में जाए, वस्तु विनिमय व्यवस्था में जाते हैं, तो क्या हो रहा है कि अब मुझे वो जमीन वहां छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब कोई ऐसा इंसान हो जो घर रहता ही नहीं हो, जिसके पास घर है ही नहीं और वो घर ढूंढ रहा हो, तो फिर घर के बदले में वो घर, मेरा घर ले ले और वो जो भी सामान का उत्पादन करता है वो मुझे दे दे, तो ऐसा तो बहुत कठिन होगा। तो यहाँ पर ये जो मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर नहीं हो पाता था, जो वैल्यू है वो वैल्यू ट्रांसफर नहीं हो पाती थी, पर आज के समय में हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति को छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि उससे बेचना बहुत कठिन था। और अब आज के समय में तो हम इतना आगे बढ़ चुके हैं कि एक मोबाइल से भी ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, इस मोबाइल से इसके अमाउंट, मोबाइल में सारा अमाउंट चला गया, सिर्फ एक क्लिक पर अमाउंट कर दिया हम लोगों ने, एक क्लिक पर, पता ही नहीं चला मेरे पास से पैसा भी था या नहीं था, सब क्लिक पे ऑटोमेटिकली हो गया। इतना अब तो हम लोग, अब तो डिजिटल करेंसी पर, डिजिटल पेमेंट्स पे, इन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम, देखिए अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो था वस्तु विनिमय प्रणाली, कि वस्तु का आदान प्रदान करने वाली व्यवस्था वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। अब यहाँ पे जो मौद्रिक शब्द है ना, ये मौद्रिक शब्द दर्शाता है किसको, मुद्रा को। किसको दर्शाता है, मुद्रा को, मनी को। तो एक ऐसी प्रणाली या एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम क्या करेंगे, मुद्रा से आदान प्रदान करेंगे, मुद्रा से किसी चीज को एक्सचेंज करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मौद्रिक विनिमय प्रणाली या मॉनेटरी सिस्टम कह रहे हैं। जहां पर वस्तु से हम आदान प्रदान कर रहे थे उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जा रहा था। अब जहां पर मुद्रा से क्या करेंगे, आदान प्रदान, उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली या मॉनेटरी सिस्टम कहा जाएगा। और मुद्रा क्या है, मुद्रा वह चीज है जिसको सर्वमान्य स्वीकार कर लिया जाए, जिसको आप भी एक्सेप्ट कर ले और जिसको मैं भी एक्सेप्ट कर ले। आप सबने पीके तो देखी होगी, आप सबने पीके तो देखी होगी। अब आमिर खान साहब को पता नहीं था कि यहाँ पे नोट से सब कुछ खरीद लिया जाता है, तो वो कॉपी का भी नोट लेकर के आ जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं। हमने जो एक्सेप्ट कर रखा है, स्वीकार कर रखा है, वो भारत सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो नोट जारी है उनको हम लोग मानते हैं, वो स्वीकृति है हमारी, तो उसमें कोई मना नहीं करता। आप हमें उसमें पेमेंट करेंगे, हम लेंगे, मैं आपको उसमें पेमेंट करूंगा, आप लेंगे। स्वीकार मुद्रा वही है जिसको कि क्या है, सब हम लोग सर्वमान्य स्वीकार कर लीजिए। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया है। जैसे मैंने कहा कि जरूरत ही क्या है, आविष्कारों की जननी है। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ी, अब इतनी कठिनाइयां, इतनी समस्या वस्तु विनिमय प्रणाली, अगर इतनी समस्या हमें देखनी पड़ रही है, तो फिर तो जरूरत है कि ऐसी व्यवस्था को हमें बदल देना चाहिए। तो ये व्यवस्था बदलने के लिए हम लोग क्या लेकर के आए हैं, मुद्रा का आविष्कार किया है। मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुद्रा का जो आविष्कार हुआ है सच में मनुष्य की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब तो हम लोग देखते हैं कि कहीं का रुपया गिर रहा है, कहीं का डॉलर गिर रहा है, और सच में मुद्रा आने के बाद तो लोग भी गिर गए हैं। तो बहुत बड़ा ही, सच में बहुत बड़ा आविष्कार है, बहुत बड़ी उपलब्धि कहते हैं मुद्रा को। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तु प्राप्त करता है। क्या कहना चाहता है ये, जैसे कि आज मैं हूं, मैंने क्या करा, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको टीच करा, ये टीच करा मैंने आपको, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे सैलरी मिल गई, मुझे सैलरी मिल गई। तो मैंने पहले क्या करा, अपनी सेवा को बेचा, मैंने अपनी सेवा दी, तो सेवा जब मैंने बेची तो मुझे इसके बदले पैसे मिले। अब मान लीजिए मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता है, मुझे कोई भी चीज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सैलरी से, ये सैलरी भी किसमें पे हुई है, मुझे INR में, इंडियन रुपीज में, भारतीय रुपए में। अब जहां मैं सामान खरीदने जा रहा हूं वो लोग भी भारतीय रुपए ही लेते हैं, तो मैं वहां से वो सामान लूंगा और उनको भारतीय रुपए देकर आ जाऊंगा। तो पहले यहां पर, अब मौद्रिक जो विनिमय प्रणाली है उसमें क्या होता है, पहले इंसान अपनी वस्तु और सेवाओं को बेचता है, मुद्रा लेता है, पैसा लेता है, और फिर उन्हीं पैसों से क्या करता है, जो भी वस्तु या सेवा की उसको आवश्यकता होती है वो खरीद लेता है। जैसे कि यहां पर मैंने दिखाया है, बाय और सेल, खरीदना और बेचना, पर उन सब के पीछे जरूरत किसकी है, मुद्रा की। ठीक है, जैसे कि इस इंसान के पीछे क्या है, मुद्रा ही मुद्रा, मनी ही मनी है। चूंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। अब इसमें मुद्रा विनिमय, मुद्रा क्या कर रही है, एक्सचेंज में मुख्य रोल निभा रही है, इसलिए हम इसे क्या है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली या मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम कहते हैं।
वास्तव में मुद्रा के विकास का इतिहास एक तरह से मानव सभ्यता का विकास ही इतिहास है। अभी जो मुद्रा का विकास हुआ ना, ये मानव सभ्यता के विकास का ही इतिहास है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है उसी प्रकार से क्या है, मुद्रा का विकास हुआ है। जैसे जैसे मानव को जरूरतें बढ़ी और उन जरूरतों के अनुसार उसको जरूरत लगी कि भाई अब हमारे में बदलाव आने चाहिए, तो उसने आविष्कार किए और आविष्कार किए तो आज हमारे सामने हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये देखें ना, पहले कुछ समय पहले हम ये भी नहीं सोच सकते थे कि भाई हमारे एक मोबाइल पे क्लिक करने से ही किसी के दूसरे के पास पैसा चला जाएगा। जा रहा है ना आज, क्योंकि समय की जरूरत पड़ गई। अब लोग क्या है, अब लोग इतना चाहते ही नहीं कि मैं 50,000 1 लाख रुपए जेब में लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाऊं। नहीं, कितना का पेमेंट करना है, 40,000 का, अब भी कर देता हूं। फोन पे चलाया, पेटीएम चलाया, वो पेमेंट कर देते हैं, कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो अब हम उस समय पर भी पहुंच चुके हैं डिजिटल पेमेंट्स पे। तो ये क्यों? क्योंकि आवश्यकता आ चुकी है, जरूरत अभी इन चीजों की हमें हो चुकी है। क्राउथर ने ठीक ही कहा है कि मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मनुष्य ने जितने भी आविष्कार करे उन सब में से एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट आविष्कार क्या है, मुद्रा का है। मनी इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल मेन्स इन्वेंशंस। और ये कौन है? ये है क्राउथर साहब, इन्होंने ही ये बात कही है। तो यहां पर जो आज का हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि मुद्रा है क्या। ठीक है, व्हाट इज मनी, मनी है क्या और उसका रोल क्या होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। और ये इंसान जिसे अपने दिमाग में पैसे डाल रहा है, आप पैसे ना डालिए, आप अपने दिमाग में ज्ञान डालिए। क्योंकि पैसे को खरीदा जा सकता है, पैसा जा सकता है, हाथ से जा सकता है, पर ज्ञान आपसे कभी भी दूर नहीं जाएगा। ये ज्ञान ही आपका सुनहरा भविष्य बनाएगा। और जो सुनहरा भविष्य है ना, वो सोने चांदी से, सोने के सिक्कों से, इन सबसे भी बहुत ज़्यादा महत्व जीवन में रखता है। आपको एक समाज में ऊंचा दर्जा प्रदान करता है। और इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपको बहुत ऊंचा प्रदान, समाज में ऊंचा पद मिले और आप खूब तरक्की करें, इसी के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।